से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम एनवायरमेंटल स्टडीज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द फॉलोइंग असर्शन एंड इट्स रीजन एंड चूज द करेक्ट आंसर। असर्शन क्या है हम देखेंगे। विदाउट वर्कर बी देयर वुड बी नाइदर बीहाइव नॉर एनी नेक्टर कलेक्शन। हिंदी में भी देखेंगे। काम करने वाली मधुमक्खियों के बिना न तो छत्ता बनेगा और न ही शहद इकट्ठा हो पाएगा। तो एसर्शन तो बिल्कुल करेक्ट है कि जो काम करने वाली मक्खियां हैं वो छत्ते का बनाने का काम करती है और शहद इकट्ठा करने का काम करती है। अभी रीजन देखेंगे। द मेल बीज है वेरी स्पेशल रोल एज वर्कर्स। कारण दिया है नर मक्खी छत्ते के लिए बहुत खास काम करते हैं। तो यहाँ पर रीजन दिया है मेल बीज हैव वेरी स्पेशल रोल एज वर्कर। तो ये गलत है क्योंकि फीमेल बीज एज ए वर्कर काम करती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following should not be the appropriate pedagogy to learn theme food of EVS? हिंदी में देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण शास्त्र पर्यावरण अध्ययन के भोजन थीम को सीखने के लिए उपयुक्त नहीं होना चाहिए? तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं। बच्चों की कल्पना शक्ति को प्रोत्साहित करें जिससे उन्हें ज्ञान की रचना के मौके मिले। दूसरा है बच्चों को पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाने के लिए प्रेरित करना। तीसरा है बच्चों से अपना चित्र बनाने को कहें और चित्र में उनके मुंह से खाना कहाँ जाता है अपने मन से बनाने को कहें। फोर्थ है शिक्षक यह कोशिश करे कि बच्चे अपने खुद के विचार बताएं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, बच्चों को पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाने के लिए प्रेरित करना, ये करेक्ट आंसर होगा क्योंकि प्राइमरी लेवल पर बच्चों में इतनी समझ होना मुश्किल है। बच्चे अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं और अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 इज नॉट अप्रोप्रिएट। नेक्स्ट, consider the following statements A and B. Statement A, sloth spends almost 20 hours per day sleeping. Statement B, sloth lives for about 20 years and in that time they move around only 5 days. स्लॉथ दिन के करीब 20 घंटे सोते हैं और कथन बी है लगभग जीवन के 20 वर्ष के अपने पूरे जीवन में वे मुश्किल से 5 पेड़ों तक ही घूम पाते हैं। तो यहाँ पर कथन ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्टली मैच पेयर्स। यहाँ पर लैंग्वेजेस दी है और वेयर इट इज स्पोकन स्टेट के नाम दिए हुए हैं जहाँ वो बोली जाती है। तो हम ऑप्शंस मैच करेंगे। मलयालम, मलयालम जो है केरला में बोली जाती है। कोंकणी गोवा में, मराठी महाराष्ट्र में, गुजराती गुजरात में, कन्नड़ा कर्नाटका में एंड कुडुख झारखंड में बोली जाती है। तो अगर हम ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। Assertion, the cultural resources of the communities are also very important for the learning of the child. Folk tales, folk songs, jokes, arts, etc. enrich the language and knowledge of the child. तो कथन हम हिंदी में भी देखेंगे। समुदायों का सांस्कृतिक स्रोत भी बच्चे के अधिगम के लिए बहुत जरूरी है। लोक कथाएं, लोक गीत, चुटकुले, कला आदि बच्चे की भाषा और उनके ज्ञान को समृद्ध समृद्ध बनाते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है। बच्चे अपने सांस्कृतिक स्रोत से भी बहुत कुछ बातें सीखते हैं। कारण है बच्चे का स्थानीय परिवेश केवल भौतिक या प्राकृतिक ही नहीं होता है बल्कि उसका सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश भी स्थानीय होता है। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट है। बच्चे का स्थानीय परिवेश केवल सिर्फ भौतिक और प्राकृतिक ही नहीं है, जिस समाज में जिस सोसाइटी में वो रहते हैं वो भी उनके डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है बोथ assertion एंड रीजन आर करेक्ट and reason is the correct explanation of assertion. Next question. Read the following statements carefully and choose the correct option. Assertion is given. A distinct centrally located spherical structure in a cell is called nucleus. हिंदी में भी देखेंगे। एक कोशिका में केंद्र में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना केंद्रक कहलाती है। जी हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। रीजन जो दिया है, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड साइटोप्लाज्म। केंद्रक जेली जैसी संरचना से घिरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य
कहते हैं। तो कारण भी बिल्कुल करेक्ट है, पर कारण जो है यह व्याख्या नहीं करता कि केंद्र है वो सेंटर में ही क्यों है। इसीलिए इसका आंसर आएगा बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट, consider the following statements A and B. Statement A. Animals whose ears you can see have hairs on their body. These animals give birth to young ones. जानवर जिनके कान दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं। ऐसे जानवर बच्चों को जन्म देते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है। अगर हम एग्जाम्पल देखें जैसे कि हाथी है, गाय है, इनके कान क्लियरली दिखाई देते हैं और ये बच्चों को जन्म देते हैं। तो स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, स्टेटमेंट ए बिल्कुल करेक्ट है। अब स्टेटमेंट बी हम देखेंगे, जानवर जिनके कान दिखाई नहीं देते हैं और जिनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। तो कथन बी भी बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम एग्जांपल देखें छिपकली और सांप का, तो इनके कान दिखाई नहीं देते हैं पर वो अंडे देते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a teacher of environmental studies should include the local context of the children in conducting his or her class activities. Which of the following should a teacher pay attention to in order to incorporate the local context? हिंदी में देखेंगे, अध्ययन के एक शिक्षक को अपनी कक्षा की गतिविधियों के संपादन में बच्चों के स्थानीय संदर्भ को शामिल करना चाहिए। स्थानीय संदर्भ को शामिल करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या ध्यान देना चाहिए? तो ऑप्शंस देखेंगे। फर्स्ट, द सिलेक्शन ऑफ द लोकल कॉन्टेक्स्ट शुड बी पेडागोजिकली इमेजिनेटिव एंड इथिकली करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन, सिलेक्शन ऑफ लोकल कॉन्टेक्स्ट शुड बी फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। थर्ड वन, local context should be selected according to the convenience of a teacher. And fourth one is the selection of the local context should be in line with the discipline of the school. तो प्राइमरी लेवल पर जो बच्चों की टीचिंग है वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आएगा, स्थानीय संदर्भ का चयन शिक्षा शास्त्रीय दृष्टि से कल्पनाशील और नैतिक दृष्टि से सही हो, जो कि बच्चों को सीखने में मदद करेगा। Next question. On the map of a big city, following scale is mentioned. Scale 1 centimeter is equal to 845 meter. If on this map the measured distance between two important locations of the city is 13.7 centimeter, the actual distance between the two locations is approximately. हिंदी में देखेंगे, किसी बड़े शहर के मानचित्र पर नीचे दिया गया पैमाना दर्शाया गया है। मतलब जो स्केल है हमें 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 845 मीटर लेना है। जनरली हम 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर यूज करते हैं, पर यहाँ पर स्केल थोड़ा डिफरेंट दिया है। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की मापी गई दूरी 13.7 सेंटीमीटर है, तो इन स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी है लगभग। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए पहले हम इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे, 13.7 को मल्टीप्लाई करेंगे जो दी हुई स्केल है 845 मीटर से, और जो आंसर आएगा उसे हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जो आंसर्स हैं वो किलोमीटर में दिए हुए हैं। तो इसे हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 11.57 किलोमीटर। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, at the elementary level, which one of the following topics would be most suitable for discussion and experience sharing in the EVS class? हिंदी में देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण चर्चा करने और अनुभव साझा करने के लिए सबसे उपयुक्त होगा? तो ऑप्शंस हैं, पानी के प्रयोग और घुलनशील वस्तुएं। दूसरा है दांडी यात्रा और वाष्पीकरण की अवधारणा। थर्ड है पानी की सुविधा सभी को बराबर नहीं मिलती। एंड फोर्थ है पानी के प्रयोग और घनत्व की अवधारणा। तो प्राइमरी लेवल पर बच्चों को अगर हमें सिखाना है तो उनके रियल लाइफ एग्जांपल्स बहुत इजीली वर्क करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है, पानी की सुविधा सभी को बराबर नहीं मिलती है, ये प्रॉब्लम में भी वो फेस कर सकते होंगे या उन्होंने किसी को देखा होगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, पानी की सुविधा सभी को बराबर नहीं मिलती। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो ऐसे ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।